यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऐप जो 2000 MCQ सीरीज़ थी ESIC के लिए, उसकी आज जो नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम अपने सभी नर्सिंग सब्जेक्ट्स है जो कवर करेंगे। जैसा मैंने आपसे इस क्लास को स्टार्ट किया था तब कहा था कि 2000 MCQ क्लास में आपको क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। मतलब यदि हमने 1 से 30 तक पढ़ लिए तो 31 क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है जो 7 जुलाई तक 2000 MCQ क्लास है आपकी कवर है जो करवा दी जाएगी। 7 तक नहीं में भी हम 5 जुलाई को इस क्लास को है जो कवर कर लेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में इसी तरीके की आपको एक क्वेश्चन दिया था, बट बिफोर दैट दिस क्लास के मैं आपको कुछ नाम यहाँ पे मैंने ऐड कर रखे हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 9 जून को मोदी जी ने एज अ 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली है इंडिया में। तो जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ साथ जो मिनिस्ट्री है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस इस तरीके से हुए कि जो सेंट्रल मिनिस्टर्स थे जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, आपने न्यूज़ देखी होगी, लेकिन नाम आपको मेनली याद करना तो बहुत ज़रूरी है। मेन नाम आपको याद होने चाहिए, तो मैंने ऐड किए हैं। आपको या तो ये आ सकता है कि मोदी जी ने जो PM की जो शपथ ली है वो कब ली है, तो वो ली थी यहाँ पर मोदी जी ने 9 जून को 2024 3rd टाइम। क्या है? 3rd टाइम बने हैं। अब यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्री में भी चेंजेस हुए हैं। तो जो राजनाथ सिंह थे वो अभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री में ही हैं और अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कर दिया। JP नड्डा अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर बन गए। पहले जो मनसुख मांडविया थे, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। मैं ये नाम आपको इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ कि आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी हमारे, कौन बन गए हैं? JP नड्डा। ये नाम आप याद रखें क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। और जो नया नाम आपको याद रखना है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो MP के 4 बार CM रह चुके हैं। इस बार भी वो जीत गए। उनके लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री में जगह दी गई है, जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और जो अदर रूरल डेवलपमेंट एरिया है उसके मिनिस्टर हैं जो बन गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर थे उनको भी यहाँ पे चेंज करके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले जो एविएशन मिनिस्टर थे उड्डयन मंत्रालय के, अभी उनके लिए चेंज करके कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है जो थमा दी गई है। तो इस तरीके से आपको मेनली नाम याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर सेम है निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्रालय वाले जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो भी सेम है S जयशंकर। अभी नया नाम जुड़ा है किसका, जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है एज अ नर्सिंग कैंडिडेट के आपको, वो कौन है? JP नड्डा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पे रहा। क्वेश्चन में आपको मैंने कहा था इज द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट क्लीन अप डैमेज सेल्स इज कॉल्ड। तो कौन सा इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो डैमेज्ड जो सेल्स है उनको क्लीन करने का काम करेगा? ऑप्शन में था आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आपको था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, या फिर सेल बेस्ड इम्यून सिस्टम। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर है जो गलत ही दिया है। सबको लगा कि ये जो सिस्टम है जो हमारा डैमेज सेल्स को क्लीन अप करने का काम करेगा वो होगा सेल बेस्ड इम्यून सिस्टम, लेकिन ये नहीं है। तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यहाँ पर ये जो काम कौन करेगा? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपकी बॉडी में कुछ अदर पैथोजेंस रहेंगे, या फिर एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं इम्यूनिटी के लिए भी यही सिस्टम आपका काम करेगा। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी और यही आपकी बॉडी में जितनी भी डैमेज सेल हैं उनको बाहर रिमूव करने का काम करेंगी। आज की क्लास के क्वेश्चंस हम देखते हैं, और इसके लिए आप जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसको आप कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के नाम से, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसके नाम से याद रख सकते हैं, जो कि आपका ह्यूमोरल और इन्नेट इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। क्या है? ह्यूमोरल और इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो कि आपकी बॉडी में जितनी भी जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनको क्या करेगा?
अलग करने का काम करेगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, विच वैक्सीन इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर ओल्डर एडल्ट टू प्रिवेंट सिंगल्स। ओल्डर एडल्ट है, क्या है, ओल्डर एडल्ट को यहाँ पर कौन सी वैक्सीन से प्रिवेंट किया जाएगा, किस डिसीज़ से, सिंगल्स डिसीज़ से। तो जो ओल्डर एडल्ट्स की कैटेगरी में कौन से एज वाले आएंगे, 65 और इससे ज़्यादा। ओल्डर एडल्ट्स में आपको याद रखना है 65 एज से ज़्यादा, अब 65 एज से ज़्यादा यहाँ पे आएंगे आपके। अब यहाँ पर जो डिसीज़ प्रिवेंट की जानी है वो कौन सी है यहाँ पर है, जो सिंगल्स है, क्या है, सिंगल्स डिसीज़ है जो। तो इसके लिए कौन सी वैक्सीन देंगे आप, इन्फ्लुएंजा, सिंग्रिस वैक्सीन, वेरिसेला या फिर न्यूमोकोकल। और जो यहाँ पर सिंगल्स है इसका दूसरा नाम होता है हर्पीस जूस्टर। इस नाम से आपको याद होगा, आपको जो दूसरा नाम है थोड़ा उतना याद नहीं हो तो मैंने दोनों नाम ऐड कर दिए, सिंगल्स या फिर हर्पीस जूस्टर से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। ओल्डर एडल्ट्स में भी ये दी जाती है या फिर एडल्ट्स में भी दी जा सकती है। सिंगल से एक वायरल इन्फेक्शन होगा जिसमें पेनफुल रैसेस तो होंगे ही और साथ में अदर प्रॉब्लम्स भी है जो होंगी। इसका जो मेन साइन यदि आपको पूछें तो वो होता है पेनफुल रैसेस, याद रखना है इसका। मैंने क्लासिकल जो साइन है, क्या है, क्लासिकल साइन है सिंगल्स का, वो होता है पेनफुल रैसेस। अब यहाँ पर सिंगल्स इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन देंगे, तो होगी सिंग्रिस वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन होगी, सिंग्रिस वैक्सीन। और इसमें कभी कभी सिंगल्स है इसमें ब्लिस्टर भी बन जाते हैं, एक तो ये वायरल हो गया, एडल्ट्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एग्ज़ाम में आपको यदि इस तरीके से आता है तो वैक्सीन दी जाएगी वो कौन सी होगी, सिंग्रिस वैक्सीन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनमें से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन सी नहीं है। ऑप्शन है रेबीज वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, हेपेटाइटिस सी वायरस वैक्सीन या फिर होल सेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन। तो दो तरीके की वैक्सीन होती है, एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और यहाँ पर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए किस नाम से जाना जाता है। तो जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है इनके लिए यहाँ पर जैसे जो हमारी कोवैक्सीन थी ये भी इसी कैटेगरी में आएगी, जिसमें वायरस पार्टिकल बैक्टीरिया हैं जो ग्रोइंग कल्चर के माध्यम से उनको क्या किया जाएगा, जो डिसीज़ को प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया वायरस हैं उनको पहले तो कल्चर मीडियम के थ्रू क्या किया जाएगा, इनएक्टिवेट किया जाएगा, मतलब मारा जाएगा, देन आफ्टर उसको अदर तरीके से वैक्सीन में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है। तो कौन सी वैक्सीन है जो कि नहीं है, रेबीज, वेरिसेला, हेपेटाइटिस ए वायरस या फिर होल सेल पर्ट्यूसिस। जो वैक्सीन यहाँ पे होगी वो कौन सी होगी, होगी वेरिसेला वैक्सीन। कौन सी, वेरिसेला वैक्सीन। बाकी सभी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल हैं। रेबीज़ किसके लिए दी जाएगी, जो इन्फेक्टेड, रेबीज़ इन्फेक्शन के लिए दी जाएगी जो कि इन्फेक्टेड डॉग या फिर डॉग और कैट के बाइट करने के कारण होगा। इसमें जो हमारा बॉडी का सिस्टम अफेक्ट होता है वो होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। साथ ही साथ यहाँ पे जो बॉडी, एक और क्वेश्चन बनता है नेग्री बॉडीज़। यहाँ पे टर्म्स में लिखती जा रही हूँ, आप चाहें तो अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं कि जो रेबीज़ किसके लिए दिया जाएगा, रेबीज़ वायरस से प्रिवेंट करने के लिए। रेबीज़ होगा कैसे आपकी बॉडी में, इन्फेक्टेड डॉग या कैट के बाइट करने के कारण, जिसके कारण हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा और इसी के कारण हमारे ब्रेन में क्या बनेगी, नेग्री बॉडीज़ बनेगी। यहाँ पर हमारे ब्रेन में क्या बनेगी, नेग्री बॉडीज़ बनेगी। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपकी आती है इसका क्लासिकल साइन, तो वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, एक तो यदि रेबीज़ हो जाए, जिसके लिए भी क्या है, रेबीज़ हो जाए तो उसका जो पर्सन है, जो रेबीज़ का पर्सन है, यदि उसको समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसको जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं कभी कभी पेशेंट की जान भी नहीं बच पाती है रेबीज़ के कारण। तो यहाँ पे इसके क्लासिकल साइन में तो यही याद रखना है आपको कि हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगेगा, बार बार बीमार होंगे, जो बच्चा है क्या, बच्चे या बड़े होंगे क्या होंगे, लेज़ी टाइप हो जाएंगे।
वेरिसेला वैक्सीन यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्योंकि ये इनएक्टिवेट वैक्सीन का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो होल सेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन है, मतलब यहाँ पे जो पर्ट्यूसिस वैक्सीन है ये डीपीटी फॉर्मेट में है जो दी जाती है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस में IM मोड से। जो यहाँ पर ड्यूरेशन होता है वो होता है 6, 10 एंड 14 वीक्स। एवरी जो वैक्सीन दी जाती है इसमें एक गैप दिया जाता है वैक्सीन के लिए, तो वो होता है 4 हफ्ते का या फिर 1 मंथ, आप याद रख सकते हैं। पर्ट्यूसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। साथ ही साथ जो एज ग्रुप की बात करें हम, जिसको अफेक्ट करेगा, तो वो कौन सी होगी, तो जो अफेक्ट एज होगी वो होगी 2 साल तक के बच्चे। क्या है, 2 ईयर्स तक के बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो वो क्या होता है, ड्रॉपलेट, छींकना, खांसना, लो ग्रेड फीवर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, एट वॉट एज इज़ द DTaP वैक्सीन टिपिकली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन। किस एज में DTaP वैक्सीन दी जाएगी बच्चों में, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, या फिर 12 मंथ, 18 मंथ, या फिर 24 मंथ। तो बच्चों में बात की जा रही है, यदि जन्म के बाद दी जाने वाली वैक्सीन में हम पेंटावैलेंट के फॉर्मेट में दी जाती है, लेकिन DTaP वैक्सीन यदि हम बात करें किस उम्र में है जो दी जाएगी बच्चों में, तो जो DTaP वैक्सीन है, क्या है, DTaP वैक्सीन है डिप्थीरिया टिटनेस पर्ट्यूसिस की जो वैक्सीन है, ये जनरली यहाँ पर 7 साल तक के बच्चों के लिए रहती है। क्या है, 7 साल तक के बच्चों के लिए रहेगी, जो डिप्थीरिया टिटनेस और वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस जिसको कहेंगे आप, उससे प्रोटेक्ट करेगी। और जो यहाँ पर बच्चों में चिल्ड्रंस की बात की गई है, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। 6, 10 और 14 वीक्स में जो मैंने आपको कहा बताया है, यहाँ पे पेंटावैलेंट के फॉर्म में दी जाती है। पेंटावैलेंट में 5 इंक्लूड हो जाती हैं, तो इसमें हेपेटाइटिस बी और इसमें आपकी हेपेटाइटिस बी और जो हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा है, क्या है, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो भी यहाँ पे आपकी ऐड हो जाती है। लेकिन यदि बच्चों में पूछा जा रहा है, तो DTaP वैक्सीन की जो एक एज है, DTaP वैक्सीन की जो एक एज है वो क्या होगी यहाँ पे, 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, और जो TDAP और DTaP के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ कि यदि आपको DTaP के बारे में पूछा जाए, तो जो DTaP है डिप्थीरिया टिटनेस पर्ट्यूसिस के लिए ही और TDAP भी है, लेकिन जो DTaP है जनरली ये किसके लिए होती है, इन्फेंट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। और यदि यहाँ पे आपको TDAP की बात करें हम, इसमें भी वो सभी चीज़ें हैं जो डिसीज़ से प्रिवेंट करेंगी, लेकिन ये जनरली जो ओल्डर बच्चे होंगे, क्या है, ओल्डर चिल्ड्रन होंगे और यहाँ पर एडल्ट्स होंगे, उनको ये दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच मैकेनिज्म लीड्स टू टिश्यू डैमेज। जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें टिश्यू डैमेज किस मैकेनिज्म के थ्रू होंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जो हमने 30 जो क्वेश्चन था इस क्लास का उसमें देखा, ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, या फिर डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, किसके थ्रू होगा यहाँ पर। तो जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, क्या है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो सेल्स का जो मैकेनिज्म होगा टिश्यू डैमेज का, वो किसके थ्रू होगा एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन के कारण। किसके कारण, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन के कारण। यहाँ पे आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या,
एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन। 4 तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती हैं। लेकिन यदि यहाँ पे आपको इस तरीके से पूछा जाए कि टिश्यू डैमेज के लिए क्या है, टिश्यू डैमेज के लिए पूछा जाता है, तब आपका क्या होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल रिएक्शन के कारण। इसके लिए दूसरा नाम यही, इसी नाम से भी आप जान सकते हैं। और यहाँ पर जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यहाँ पर इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, हाउ इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर ट्रीटेड इन एडोलेसेंट। जो फंक्शनल डिसऑर्डर है एडोलेसेंट एज में, जो उम्र कितनी होती है आपकी 10 से 19 साल तक की उम्र है, इसमें उन एडोलेसेंट्स को किस तरीके से, यदि कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, तो आप ट्रीट करेंगे। पनिश करके, एंटीबायोटिक्स से, अवॉइडिंग द इशू, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। किसके थ्रू आप इस एज ग्रुप के बच्चों को ठीक कर सकते हैं? तो ये होगा यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। किससे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। पनिश करेंगे तो कौन सा सुधर जाएंगे वो, एंटीबायोटिक किसी इन्फेक्शन में देंगे आप। यहाँ पर यदि इशूज़ को अवॉइड करेंगे तो वो और ज़्यादा परेशान होंगे। तो इस तरीके से जो फंक्शनल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो थेरेपी अपनाई जाएगी वो होगी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड इन मैनेजिंग एंजाइटी डिसऑर्डर इन एडोलेसेंट। यहाँ पर एडोलेसेंट हेल्थ के क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आएंगे, ये किसके होंगे? आपको एडोलेसेंट के। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस किसके? एडोलेसेंट हेल्थ के हैं। तो यहाँ पर जो एडोलेसेंट हेल्थ में आप उनको पनिश नहीं करेंगे, इवन वो अच्छा काम करेंगे तो उनको आप रिवॉर्ड देने के लिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा अप्रोच है जो कॉमनली एंजाइटी डिसऑर्डर, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, 10 से 19 साल तक के बच्चे हैं, या फिर एडोलेसेंट ग्रुप आप मान सकते हैं, किशोरावस्था मान सकते हैं, उनमें यदि एंजाइटी होती है तो उसको आप मैनेज कर पाएंगे साइकोडायनामिक थेरेपी से, ईसीटी से मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से, हिप्नोथेरेपी से, या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल डेवलपमेंट से। मान लीजिए कि किसी हर एक पर्सन इस एज ग्रुप से निकला है, यदि आपने नर्सिंग की है तो आप 18 के बाद ही पहुंचे हैं कॉलेज में, 18 साल की उम्र पार करने के बाद। लेकिन यहाँ पर उस एज में आपने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। तो यहाँ पर यदि आपको एंजाइटी वगैरह होती है तो आपको कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ की जाएगी। कौन सी? कॉग्निटिव थेरेपी, जिसको हम संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा भी कह सकते हैं। हिप्नोथेरेपी नहीं यूज़ करेंगे। ईसीटी तो जो डिप्रेशन वाले पर्सन हैं, मैनिया, उनमें यूज़ की जाएगी। यहाँ पर आपकी एंजाइटी को मैनेज किया जाना है। तो मैनेज कब होगी? जब आपका जो जिस चीज़ से डर है, एंजाइटी है, उसको मैनेज किया जाएगा तब। तो यहाँ पर जो थेरेपी अपनाई जाएगी वो होगी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि आप अपने बिहेवियर में कैसे बदलाव ला सकते हैं, किस तरीके से आप इस चीज़ों को फेस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस थेरेपी में समझाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, व्हाट इज़ द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एडोलेसेंट फीमेल। जो एक एडोलेसेंट फीमेल है, इसमें भी वही सेम एज ग्रुप है। तो जो एडोलेसेंट का जो कैटेगरी है, मैं यहाँ पे आपको एज ऐड कर देती हूँ, जो WHO के अकॉर्डिंग होती है, वो कितनी होती है? 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज। ये कहलाती है एडोलेसेंट एज या फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था या फिर एडोलेसेंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो एडोलेसेंट फीमेल है, मतलब 10 से 19 साल तक की फीमेल है, तो उसको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है डेली? 1500 से 2000 कैलोरीज पर डे तक, अप्रॉक्सीमेट 2200 कैलोरीज पर डे, 2500 to 3000 कैलोरीज पर डे, या फिर 4500 to 5000 कैलोरीज पर डे। कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी यदि कोई एडोलेसेंट फीमेल है तब? तो यदि हम बेस्ड ऑन वजन के बात करते हैं, जब भी बच्चे में यदि पूछें, यहाँ पे एडोलेसेंट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बच्चों में पूछा जाता है तो पर केजी 100 कैलोरी जो यूज़ की जाएगी, किसके लिए? बच्चों के लिए है। लेकिन जब यहाँ पर केजी 100 कैलोरी, इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम पर 100 कैलोरीज। मान लीजिए बच्चे का वजन 5 केजी है तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पर जो यदि एडोलेसेंट फीमेल कैटेगरी है, मतलब 10 से 19 साल तक की कोई भी लड़की है, तो 10 से 19 साल तक की लड़की के लिए जो कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 2200 कैलोरीज़ तक, मतलब कि 2200 कैलोरी एक अप्रॉक्सीमेट रेंज बताई गई है। एक जो फिक्स्ड नंबर नहीं है यहाँ पर, अप्रॉक्स है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ये 2000 या फिर 2500 या फिर 4500 की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ये कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट रेंज में रहेगा। तो यहाँ आप किसको मार्क करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 2200 कैलोरीज पर डे के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपको एडोलेसेंट हेल्थ से 5 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, वही 5 यहाँ पे ऐड किए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ इंजरी अमंग एडोलेसेंट। तो जो 10 से 19 साल तक के लोग हैं उनमें कॉमन रीज़न क्या हो सकता है किसी भी इंजरीज़ का। एडिकेट स्लीप पैटर्न के कारण, इनसफिशिएंट स्क्रीन टाइम के कारण, रेगुलर फिजिकल पैटर्न, या फिर अनसेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस। जिसके कारण सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट में इंजरी होने के चांसेस होते हैं, कॉमन रीज़न है एडिकेट स्लीप पैटर्न। एडिकेट स्लीप पैटर्न का मतलब पर्याप्त नींद, पर्याप्त नींद लेंगे तो इंजरी कैसे होगी। इनसफिशिएंट स्क्रीन टाइम, इसके कारण जो लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर नहीं है, मतलब स्क्रीन टाइम बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी। रेगुलर फिजिकल पैटर्न में तो उनको भी नहीं होगी। जो इस एज में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट करने के, खुद तो गिरेंगे साथ में दूसरों को भी ले डूबेंगे। वही हाल है यहाँ पर कि अनसेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस के कारण भी, मतलब उस उम्र में आपके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ना आपको उतना प्रैक्टिस होगा, लेकिन आपको जो बाइक है या कार है चलाने की पड़ेगी। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो एक केस हुआ था, पोर्स कार से एक इंजीनियर की कुचल के है जो एक्सीडेंट किया गया था, मानस सैंपल एक्सचेंज किया ये सब। तो वही यहाँ पर भी, क्योंकि जो बच्चा था वो भी नाबालिग था, किशोरावस्था में था जो लड़का, वही यहाँ पर भी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच थेरापेटिक अप्रोच इन एडोलेसेंट काउंसलिंग फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरिजॉल्व्ड इशू फ्रॉम अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा कि उनकी काउंसलिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि वो या तो बहुत टेम्पर टेंट्रम है, या फिर उनके अंदर कुछ बचपन के इस तरीके के हादसे रहे हैं कि वो किसी को नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए काउंसलिंग की जाएगी कि जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण वो इतने परेशान रहते हैं, उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए कौन सी थेरापीटिक अप्रोच यहाँ पे अपनाया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है आपको जेस्चर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, या फिर साइकोडायनामिक थेरेपी। कौन सी थेरेपी है जो अपनाई जाएगी इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। यदि कुछ प्रैक्टिक अप्रोच अपनाया जाएगा काउंसलिंग के लिए कि बच्चों में यदि बचपन के कुछ हादसे या कुछ इस तरीके से उनमें प्रॉब्लम रही है कि वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो काउंसलिंग की जाएगी। और जो काउंसलिंग अप्रोच यहाँ पे अपनाया जाएगा वो होगा साइकोडायनामिक थेरेपी। कौन सी थेरेपी होगी? साइकोडायनामिक थेरेपी। इस थेरेपी को हम कह सकते हैं मनोगतिक चिकित्सा। क्या कहेंगे? मनोगतिक चिकित्सा। जो बच्चों के मन में बचपन का डर है, या फिर इस ग्रुप में जो किसी भी तरीके के हैरेसमेंट या सेक्सुअल बिहेवियर किसी भी तरीके से जूझे हैं, तो हो सकता है बाद में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इसीलिए कभी कभी डॉक्टर की सलाह भी मानी जाती है। तो जो यहाँ पर थेरेपी दी जाएगी वो होगी साइकोडायनामिक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एक्नॉलेज द फुलफिलमेंट एंड रिचनेस दैट वर्क ब्रिंग्स टू अ पर्सनस लाइफ। यहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट होगा? यहाँ पे एक एस्पेक्ट पूछा गया है जिसमें पर्सन की जो भी ज़रूरतें हैं, काम करने के कारण पर्सन की लाइफ का उस पर असर पड़ेगा। आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सब इसी के थ्रू पूरी होंगी। वो क्या होगा? फिजिकल एस्पेक्ट होगा, मेंटल होगा, ऑक्यूपेशनल होगा कि स्पिरिचुअल होगा। फिजिकल से आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, मेंटल से आप जो आपकी वो टेंशन वगैरह है उससे आपको रिलीफ रहेगा, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। लेकिन आपकी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक खाने पीने की ज़रूरतें हैं, वो सब तो आपकी काम करने से ही पूरी होंगी। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑक्यूपेशनल, मतलब कि व्यवसाय कुछ करेंगे तभी आपकी जो बेसिक डेली नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होंगी। विदाउट एक जगह बैठे रहेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज बस आपने करी, ये अच्छा है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, बट लेकिन आप जब कुछ काम धाम नहीं करेंगे,
कुछ बिजनेस जॉब कुछ नहीं करेंगे तो आपकी जो डेली नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कैसे होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कौन सा एस्पेक्ट है जो हेल्थ के साथ साथ आपकी डेली ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए ज़रूरी है, तो होगा ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको, और अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो अपडेट किया है जिसमें आपको बताया गया है कि जो IGCAR में परमानेंट नर्सिंग की वैकेंसी निकली है, साथ में फार्मासिस्ट की भी निकली है, लैब टेक्नीशियन की भी निकली है, DMLT को है, बी फार्मा वालों को है, नर्सिंग वालों में GNM BSc नर्सिंग और इवन जो एज अ नर्सिंग असिस्टेंट की तौर पे काम किए हैं वो लोग भी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, मोर देन 75,000 पर मंथ आपको रहेगी। तो अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ अप्लाई कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिटर्न टेस्ट होना है आपका, प्री होना है, मेंस होना है, 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। 7 जुलाई को जिनका पेपर है वो लोग तो ये क्लास देखेंगे ही, साथ ही साथ जिनका अपकमिंग टाइम में जो एग्ज़ाम है दिल्ली के लिए आपका DSSB एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल रिस्क रिलेटेड टू फेलियर ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन। यदि आपने ट्यूबेक्टोमी करवाई है, क्लियर, यहाँ पे क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि यदि आपने ट्यूबेक्टोमी करवाई है, फीमेल स्टरलाइजेशन का मतलब यहाँ पे होगा आपका क्या, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए, और मेल स्टरलाइजेशन की बात करेंगे तो वो कहलाता है वैसेक्टोमी। यदि ट्यूबेक्टोमी फेल हो जाती है, मेल स्टरलाइजेशन फेल हो जाता है तो क्या रिस्क हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, फर्टिलिटी की रेट बढ़ सकती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। क्या होने के चांसेस रहेंगे यदि ऑपरेशन फेल हो जाता है आपका। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए तब तो ले दे के कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल के थ्रू यदि कुछ गड़बड़ हुई है तो मुआवजा वगैरह कुछ है जो मिल जाता है, लेकिन यदि प्राइवेट में होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यदि फेलियर होने के चांसेस होते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब जो आपके एग को फर्टिलाइज करती है वहीं पर इम्प्लांट होने का रिस्क सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यदि फीमेल स्टरलाइजेशन के बाद यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और वो प्रेगनेंसी यदि फैलोपियन ट्यूब में ही, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा जिस ट्यूब में, यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पर यदि इम्प्लांट भी हो गया जो कंसेप्शियस मटेरियल है, फर्टिलाइज्ड मटेरियल है, तो यहाँ पर चांसेस क्या होंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। तो यहाँ पर फीमेल स्टरलाइजेशन कराने के बाद फर्टिलिटी बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ना हार्मोनल इम्बैलेंस का है ना ओवेरियन सिस्ट का है। जो पोटेंशियल रिस्क हो सकता है वो होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है यहाँ पर, द इज ए लूज नॉन लेटेक्स पाउच विथ अ फ्लेक्सिबल रिंग at each end that sits in the vagina to stop sperm from getting into uterus। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर एक लूज लेटेक्स पाउच है जो कि फ्लेक्सिबल रिंग टाइप का रहेगा और वेजाइना के एंड तक, मतलब सर्वाइकल पार्ट तक क्या रहेगा और जो स्पर्म को यूट्रस में जाने से प्रोटेक्ट करेगा, टू स्टॉप स्पर्म फ्रॉम गेटिंग इनटू द यूट्रस। क्या होगा वो, एक्सटर्नल कॉन्डोम, फेमिडोम, डायफ्राम या फिर ट्यूबल लिगेशन, इसको क्या कहा जाएगा, लूज नॉन लेटेक्स पाउच होगा, फ्लेक्सिबल रिंग शेप का होगा, वेजाइना में इंसर्ट किया जाएगा। तो ये कॉन्डोम होगा नहीं, ये जनरली मेल में यूज़ किया जाएगा। डायफ्राम होगा, लेकिन डायफ्राम का जो यहाँ पे एक रिंग शेप में बताया गया ये भी नहीं है। ट्यूबल लिगेशन तो एक तरीके की स्टरलाइजेशन प्रोसेस में आ जाएगा, फीमेल में फीमेल स्टरलाइजेशन प्रोसेस का ही एक पार्ट हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका फेमिडोम। क्या कहलाएगा, फेमिडोम, या फिर आप इसको फेमिडोम के लिए आप ये भी कह सकते हैं फीमेल कॉन्डोम, क्योंकि यहाँ पर वेजाइना की बात की गई है तो इंसर्ट कहाँ किया जाएगा, वेजाइना में, एज अ रिंग शेप होगा। तो क्या कहलाएगा, फीमेल कॉन्डोम। इसकी मैं आपको एक इमेज ऐड, आपको एग्जाम में पूछा गया है कि जो एक लेटेक्स नॉन लेटेक्स पाउच है जो कि फ्लेक्सिबल रिंग है, यहाँ पे दोनों साइड रिंग एट ईच एंड, मतलब दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, और यहाँ पर वेजाइना में क्या होगा, फिट होगा, जो कि स्पर्म को यूट्रस में जाने से प्रोटेक्ट करेगा।
तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर? फेमिडोम। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय स्टॉपिंग द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एन एग ईच मंथ। यहाँ पर कौन सी स्टरलाइजेशन मेथड है या फिर फैमिली प्लानिंग मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करेगी या प्रिवेंट करेगी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी ओवरीज से एग रिलीज होने में, क्योंकि ओवरी हर महीने जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है उसमें एग रिलीज करती है। लेकिन यदि वही ओवरीज में कुछ इस तरीके से मेथड अपनाई जाए कि जो एग है ओवा में रिलीज हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, वो स्टॉप होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो वो कौन सी प्रोसेस होगी? ट्यूबल लाइगेशन, फेमिडोम, डायफ्राम या फिर वेजाइनल रिंग। क्या होगा यहाँ पर कि ओवरीज को एग रिलीज होने से रोकना है आपको, कि ओवरी आपकी हर महीने जो एग रिलीज करती है वो एग रिलीज ना करे। तो यहाँ पर एक और आपको क्वेश्चन याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल्स के बारे में हम बात करें, जो यहाँ पर सबसे लार्ज और बिगेस्ट सेल है हमारी बॉडी की, वो होता है फीमेल ओवा। याद रखें आप, फीमेल ओवा और एग जो एवरी मंथ रिलीज होता है। और जो एग रिलीज होता है वो प्रोसेस कहलाती है ओव्यूलेशन। क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन। और यही सबसे हाईली फर्टाइल टाइम होता है, हाईली फर्टाइल टाइम होगा। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगी, फेमिडोम तो हमने पढ़ लिया, ट्यूबल लिगेशन होने के बाद यहाँ पे ओवरी का एग रिलीज होना तो बंद नहीं होगा ना, डायफ्राम में होगा, ये होगा वेजाइनल रिंग्स से। इससे वेजाइनल रिंग्स को इस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा यहाँ पर। और जब ये वेजाइनल रिंग यहाँ पे होगी तो इस तरीके से यदि ओवरी ने एग रिलीज कर भी दिया, ओवरी ने एग रिलीज कर भी दिया तो यहीं आके स्टॉप हो जाएगा, बाहर नहीं हो निकल के आएगा। तो ये क्या कहलाएगी यहाँ पे? आपकी वेजाइनल रिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर डू द स्पर्म गो आफ्टर वैसेक्टोमी। यदि किसी पर्सन की वैसेक्टोमी हो गई, वैसेक्टोमी का मतलब है यहाँ पर क्या? मेल स्टरलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर आफ्टर वैसेक्टोमी के बाद जो स्पर्म है वो कहाँ जाएंगे? दे कम आउट ड्यूरिंग एजैकुलेशन, दे आर कलेक्टेड इन द वास्ट डिफरेंसेस, दे गेट रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी या फिर दे ट्रेवल टू द एपिडिमाइडिस। यहाँ पर जो वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंसेस को कट करके है जो क्या किया जाता है? टाइप किया जाता है। अब यदि वैसेक्टोमी हो गई, मेल स्टरलाइजेशन हो गया, तो ये जो स्पर्म है वो कहाँ जाएंगे? क्या जाएगा कि जो वास्ट डिफरेंसेस हैं, ये रहे वास्ट डिफरेंसेस, इनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? कट करके टाइप किया जाएगा। क्लियर है? अब यदि ये जो सेमिनल वेसिकल्स है या फिर जो एपिडेमाइडिस है, जहाँ पर एपिडेमाइडिस के थ्रू क्या होंगे? आपके स्पर्म बनेंगे। एपिडेमाइडिस के थ्रू यहीं पर आपके स्पर्म बनेंगे और आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होंगे? इस वास्ट डिफरेंसेस में रहेंगे। लेकिन जब ये वैसेक्टोमी कर दी जाएगी, यहाँ पर वास्ट डिफरेंसेस को कट करके टाइप किया जाएगा, तो जितने भी ये बनेंगे स्पर्म यहीं पे क्या हो जाएंगे? रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या होंगे? रीअब्जॉर्ब होंगे। अब ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर इंटरकोर्स के दौरान जो सीमेन है बाहर नहीं है, सीमेन बाहर आएगा, क्योंकि जो प्रोस्टेट का जो फ्लूइड है, सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड रिलीज करेंगी, वो सब यहाँ पर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएगा। इसका एपिडेमाइडिस वाले और वास्ट डिफरेंसेस वाले इससे लेना देना बस नहीं रह जाएगा, यही चीज़ होगी। तो यहाँ पे आप इसको क्या कहेंगे कि आपकी बॉडी में दोबारा से रीअब्जॉर्ब होंगे। तो आफ्टर द वैसेक्टोमी क्या होगा? यहाँ पर ये रीअब्जॉर्ब होंगे। आपको इमेज से है जो समझ में ईजी आया होगा, इसलिए इसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स कॉज मलेरिया। यहाँ पर मलेरिया के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन में है निमेटोड्स, एक्टमीबा या फिर प्लाज्मोडियम या फिर फ्लेविवायरस। क्या है जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए? हम मलेरिया के लिए पैरासाइट, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम। यहाँ पे पैरासाइट पूछे हैं, क्या होंगे? प्लाज्मोडियम। अब इसकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। कॉमनली इंडिया में क्या होता है? फॉल्सीपेरम। याद रखना है, भारत में सबसे ज़्यादा होने वाला मलेरिया क्या है? फॉल्सीपेरम। मलेरिया ओवेल, फॉल्सीपेरम, वाइवेक्स, 4 कैटेगरी होती हैं टोटल। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार किसको कहा जाता है? डेंगू को, येलो फीवर, क्यू फीवर या फिर टाइफाइड के लिए किसको कहेंगे आप? हड्डी तोड़ बुखार। तो हड्डी तोड़ बुखार का मतलब है कि जॉइंट्स में पेन होना। जो बुखार है यहाँ पर जिसमें जॉइंट्स में पेन होगा वो होता है डेंगू। क्या होगा? डेंगू। तो मॉस्क्यूटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? एडीज एगिप्टी मॉस्क्यूटो, जिसके मच्छर जनरली दिन में काटते हैं और साफ पानी में पनपते हैं। इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्यू फीवर? क्यू फीवर का कॉजेटिव एजेंट पूछा गया है, कम्युनिटी के क्वेश्चन है आपके। तो क्यू फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? वेरिसेला, कॉक्सेला बर्नीटी, लाइसा वायरस या फिर रोटा वायरस। तो यहाँ पर क्यू फीवर किसके थ्रू होगा? क्यू फीवर एक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। ना तो वो वेरिसेला है, ना लाइसा है, ना रोटा वायरस है। कॉक्सिला जो बर्नेटी होगा, क्या होगा क्यू फीवर के लिए? कॉक्सिला बर्नेटी, जो कि एक बैक्टीरिया है। ये भी आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट। वेरिसेला है जो कि वायरस है, क्या है? वायरस है। और जो कॉक्सिला बर्नेटी है क्या है? बैक्टीरिया है। और ये ट्रांसमिट कैसे होगा? बकरियाँ, सीप या फिर काऊ के द्वारा। जो यदि इन्फेक्टेड जो एनिमल्स है इसके थ्रू है जो इसका वेक्टर ट्रांसमिट होगा। और इसके लिए यदि हम बात करें, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कहा गया है क्या? लाइसा वायरस। क्या है? लाइसा वायरस। तो लाइसा वायरस जनरली ये जो रेबीज़ कैटेगरी वाले वायरस हैं उसके लिए है। तो रेबीज़ वायरस है, यहाँ पर रेबीज़ जो वायरस है ये इसी कैटेगरी का है, लाइसा वायरस का। रोटा वायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरिया के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि क्यू फीवर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? कॉक्सेला बर्नेटी। और जो इन्फेक्टेड काऊ या फिर गॉट या फिर सीप जिनका आप दूध पीते हैं उनके थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक डिसीज दैट अफेक्ट लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स? तो पैरासाइटिक डिसीज़ की बात की गई है जो कि आपके लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स को अफेक्ट करेगा। क्या होगा? मलेरिया, टाइफॉइड, फाइलेरियासिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी डिसीज़ होगी जिसमें आपके लिम्फेटिक सिस्टम पर अफेक्ट पड़ेगा? तो जो आपकी डिसीज़ होगी वो क्या होगी? मलेरिया एक पैरासाइटिक है, लेकिन इसका असर आपके लीवर पर और स्प्लीन पे पड़ेगा, लिम्फ नोड पर नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइफॉइड। तो टाइफॉइड के कारण यहाँ पे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपको आता है, मलेरिया के कारण आपके लीवर और स्प्लीन पर अफेक्ट पड़ेगा। किस पर? स्प्लीन पर। टाइफॉइड का असर पड़ेगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पर। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब होगा यहाँ पर क्या? फाइलेरियासिस। क्या है? फाइलेरियासिस, जो कि बूचेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम के बैक्टीरिया के थ्रू होगा। तो फाइलेरियासिस का यदि नाम आपसे जो पूछा जाए तो क्या होगा? बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसके थ्रू होगा। और इसके कारण क्या? आपके लिम्फेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। जो आपने यदि इसका जो मच्छर पूछे तो यहाँ पे इसका बैक्टीरिया होगा, इसका जो मॉस्क्यूटो होगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए तो वो होता है क्या? क्यूलेक्स। क्या होगा? क्यूलेक्स। टीबी का सबको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? फाइलेरियासिस के लिए बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी बैक्टीरिया है, मॉस्क्यूटो क्यूलेक्स है और एक पैरासाइटिक डिसीज़ है जो आपके लिम्फ नोड, जो आपने हाथी पाँव वगैरह देखे होंगे, वो इसी के कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट अ फूड बॉर्न डिसीज़? मतलब कि यहाँ पर खाने पीने के कारण, जो गंदे खाने पीने के कारण होने वाली बीमारी है वो कौन सी नहीं है? सिंग्लोसिस, लिस्टोरेसिस, जियार्डियासिस या फिर मलेरिया। कौन सी बीमारी है जो फूड बॉर्न डिसीज़ नहीं है? मॉस्क्यूटो बॉर्न हो गई यहाँ पे, फिर तो वो होगी आपकी मलेरिया होगी। जो सिग्लोसिस, लिस्टोरोसिस या फिर जियार्डियासिस है ये सब फूड बॉर्न इलनेस में आएंगी। लेकिन मलेरिया या तो आपका मॉस्क्यूटो बॉर्न आएगा या फिर पैरासाइटिक में आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मलेरिया। तो यहाँ पर
सिग्लोसिस है। क्या है? सिग्लोसिस है। सिग्लोसिस का मतलब होगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करने वाली डिसीज़, जो कि आप सिगेला इन्फेक्शन और सिगेला बैक्टीरिया के कारण होगा, जिसमें आपको पेट दर्द होगा, लूज मोशन टाइप के होंगे, कभी कभी फीवर भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा, गंदे खाने पीने के कारण बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा। फिर यहाँ आपको कहा गया है कि लिस्टेरियोसिस। क्या है? लिस्टेरियोसिस। तो लिस्टेरियोसिस है, इसमें जो लोग इन्फेक्टेड लिस्टीरिया इन्फेक्टेड खाना पीना खाएंगे, और ये जनरली जो प्रेग्नेंट लोग हैं या फिर जो बार बार बीमार होते हैं या फिर जो 65 साल से ज़्यादा के लोग हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको होने के चांसेस रहेंगे। तो जो फूडबॉर्न डिसीज़ नहीं होगी यहाँ पर, वो क्या होगी? मलेरिया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज़। इनमें से किसके कारण रेबीज़ नहीं होगा? अभी हमने 5-6 क्वेश्चन रेबीज़ से रिलेट करते हुए पढ़े हैं कि होता किससे है। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं होगा तो डॉग के काटने से तो 100% हो सकता है, इन्फेक्टेड डॉग के कारण, विदाउट वैक्सीनेशन है, कैट के कारण भी हो सकता है। और इसका जो बैक्टीरिया है रेबीज़ का, वायरस है जो रेबीज़ का, लाइसा वायरस, वो इन एनिमल्स की लार के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगा, इन एनिमल्स के लार के थ्रू जाएगा। तो चमगादड़ मतलब बैट, डॉग, कैट, बैट, इन तीनों से होगा, लेकिन स्नैक्स के कारण नहीं होगा। स्नैक्स के कारण आपकी जान है जो जा सकती है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें टॉक्सिसिटी के कारण जान जाएगी यदि स्नैक बाइट करेगा, लेकिन इसके कारण रेबीज नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सीगा टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो एक यहाँ पर टॉक्सिन का नाम दिया सीगा, है कौन प्रोड्यूस करेगा? साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस, इकोलाई या फिर स्टेफाइलोकोकस ओरिया। तो जो यहाँ पर सीगा टॉक्सिन है, क्या है? सीगा टॉक्सिन है, इसको कौन प्रोड्यूस करेगा? तो जो यहाँ पे सीगा टॉक्सिन है, एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि जो सीगा है, क्या है? एक टॉक्सिन है, ये जो टारगेट सेल्स को हार्म कर सकता है, जिसके अंदर भी इकोलाई तो सबके अंदर थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इकोलाई के कारण, इश्चरीचिया कोलाई के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर जो सीगा टॉक्सिन है, ये कौन रिलीज़ करेगा? तो सीगा टॉक्सिन को रिलीज़ करने का काम, इसको आप STX के नाम से भी जान सकते हैं। और यहाँ पर मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिकल पॉइजन है। क्या है? मोस्ट पोटेंट बायोलॉजिकल टॉक्सिन है, जिसको इकोलाई, क्या है? या फिर इसको इकोलाई का एक अलग तरीके का बैक्टीरिया भी इसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट नाम याद रखें कि इश्चरीचिया कोलाई। क्या है? इश्चरीचिया कोलाई, जिसके कारण डायरिया, लूज मोशन, स्टमक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और बुखार भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज विच STD कैन प्रेजेंट विथ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ चैनक्रे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। चैनक्रे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन बना दे। कौन सी यहाँ पर ऐसी डिसीज? चैनक्रे एक अलग तरीके का यहाँ पर सिम्टम बनाएगी। कौन सी डिसीज होगी वो? गोनोरिया होगी, सिफिलिस होगी, क्लेमाइडिया होगी कि HIV/AIDS होगी? कौन सी डिसीज होगी? जिसका जो लक्षण बताया गया है वो क्या है? चैनक्रे सिम्टम। क्या है? चैनक्रे सिम्टम। ये देखने को किस में मिलेगा? चैनक्रे क्या है? फर्म पेनलेस, जो कि एक फ्लूड फिल्ड अप क्या रहेगा? एक स्पेस होगा जहाँ पर फ्लूड होगा, दर्द, पेनलेस होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? पेनलेस होंगे। और ये बनते हैं किस में? ये बनते हैं जनरली सिफिलिस इन्फेक्शन होने के कारण। किसके कारण? सिफिलिस के कारण। यहाँ पे आपको मैं एक इमेज ऐड करती हूँ ताकि जो विजुअल रहेगा इसके कारण आपको प्रॉपर समझ। पेनलेस स्किन अल्सर के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, जो कि सिफिलिस में बने हो। सिफिलिस का कॉज क्या होता है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द CDC। क्या है? अकॉर्डिंग टू द CDC कैन इनएक्टिवेट द HIV। CDC के अकॉर्डिंग HIV को इनएक्टिवेट कौन कर सकता है? ऑप्शन में है यहाँ पर आपको एसीटोन, डिस्टिल वाटर, एथिलीन अल्कोहल या फिर एसिटिक एसिड। तो जो HIV वायरस है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
और CDC के अकॉर्डिंग इसको एथाइल अल्कोहल, क्या है, एथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल क्या कर सकता है, इनएक्टिवेट कर सकता है। अब CDC से रिलेट करते हुए आपको है जो नाम पता होने चाहिए, कब बना था। तो CDC का मतलब होता है सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। यहाँ पे आपको मैं CDC के बारे में छोटा सा 2-3 पॉइंट ऐड कर देती हूँ जो आपको याद रखें। सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल क्या है, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, जो कि नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है। इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, इसका हेड ऑफिस है US में, और इसकी स्थापना हुई थी कब, जुलाई 1, 1946 को। जैसे आप WHO यूनिसेफ के बारे में याद रखते हैं, वैसा इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखें। और यहाँ पर इसके हेड क्वार्टर की हम बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है, क्या है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, एटलांटा, क्या है, एटलांटा। ये आपको पूछा जा सकता है, एटलांटा जॉर्जिया, एटलांटा जॉर्जिया USA में। USA क्योंकि इसका हेड क्वार्टर इंडिया में नहीं, ICMR का इंडिया में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन में आपको है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डू पीपल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ HIV इन देयर ब्लड एंड आर वेरी कंटेजियस। इनमें से HIV इन्फेक्शन किसी पर्सन को होता है, इनमें से HIV इन्फेक्शन होता है तो कौन सी स्टेज में पर्सन में ज़्यादा अमाउंट में HIV उनके ब्लड में तो है ही, साथ वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन दे सकते हैं। एक्यूट HIV इन्फेक्शन वाले, क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन वाले, या फिर एड्स वाले, या स्टेज 4 HIV इन्फेक्शन वाले। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो क्वेश्चन नंबर 61 से क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कल से आपकी डेली इसी टाइम पे क्लास होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।